Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to the third lecture of sixth week. So in this lecture हम थोड़ा सा माइक्रोकंट्रोलर्स जो हम देख रहे हैं 18F452 उसको उसकी हम आईओ पोर्ट्स और टाइमर्स को ब्रीफली टच करने का प्लान है। तो आज के प्लान में हम पोर्ट्स हमने लास्ट टाइम कोड देखा था वो उनको हमने आईओ पोर्ट्स को इनफॉर्मली कवर किया था। इसमें हम आईओ पोर्ट्स को फॉर्मली कवर करेंगे उसके वो फीचर्स जो हमें फ़ौरन फिलहाल चाहिए, ठीक है। और देन विल कंटिन्यू टूवर्ड्स टाइमर जीरोस का हम ब्रीफली देखेंगे। तो आपके पास जो आईओ पोर्ट्स हमने देखी हैं, आईओ पोर्ट्स के एज यू नो कि आपके पास जो उसमें फीचर्स हैं वो मल्टीपल हैं, यानी कि आईओ पोर्ट को आप एक से ज़्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम जिस मकसद के लिए देखेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल आईओ के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके जो बाकी फीचर्स हैं वो इंशाल्लाह एज टाइम प्रोसीड्स और जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो आपको डॉक्यूमेंट सामने नज़र आ रहा है ये है आपका 8051 यानी सॉरी 18452 का आपके पास डाटा शीट खुली हुई है, ठीक है। तो आप इसके डाटा शीट में आप यहाँ पर अगर इसका मेन्यू खोल लें, इसमें जो कंटेंट सारे होते हैं तो उसमें एक आईओ पोर्ट्स का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 9 आईओ पोर्ट्स का है। इसको आप खोलेंगे तो वो आईओ पोर्ट्स से स्टार्ट करेगा। तो इसको जो मेजर फीचर्स है वो आपके सामने मैं रखूंगा और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। आईओ ईच आईओ पोर्ट के साथ 3 रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ मैंने पहले कवर नहीं की थी। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कंपेयर टू 8051। इसमें फ़र्क क्या है कि एक तरीके इसमें एक रजिस्टर है ट्रिस जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिस का मकसद होता है जो कि डाटा का डायरेक्शन सेट करता है कि आपने इस पोर्ट को एज एन इनपुट इस्तेमाल करना है या एज एन आउटपुट इस्तेमाल करना है। फिर पोर्ट रजिस्टर है जो कि डाटा वैल्यूज रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जो भी आपके पास पिंस के ऊपर जो डाटा मौजूद है पोर्ट के ऊपर आप उसे रीड करने के लिए पोर्ट इस्तेमाल करेंगे। इसका एक और इसमें इसके अंदर रजिस्टर मौजूद है जिसे कहते हैं लैच रजिस्टर, यानी डाटा लैच करता ही नहीं कि आप अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहूँ रफली तो आप अगर आपके पास ये पिंस है, ठीक है, आपके पास ये सारी पिंस है, आपके पास मैं सिर्फ 4 ड्रॉ कर रहा हूँ, आपके पास 8 पिन है लेट्स से पोर्ट की। तो आप जब एक एक आपके साथ डायरेक्ट एक रजिस्टर अटैच है पिंस के साथ, ठीक है। ये पिंस के साथ डायरेक्ट रजिस्टर अटैच है, ये है आपका पोर्ट। यानी कि अगर आप पोर्ट से कोई डाटा रीड करेंगे, अगर आप पोर्ट से कोई रीड करना चाह रहे हैं कि पिन की क्या क्या स्टेटस है तो वो इस रजिस्टर को रीड करेगा, ठीक है। और वो यहाँ पर मेंशन है ये पोर्ट रजिस्टर, ये पोर्ट रजिस्टर। इसके अलावा एक और रजिस्टर है जिसे लैच रजिस्टर है, यानी कि आपने कोई चीज़ अगर पिंस पे राइट करनी है तो आप डायरेक्ट पोर्ट पे राइट कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या कि वो पहले जाके लैच के ऊपर राइट होगी उसके बाद पोर्ट में जाएगी। यानी कि एक और रजिस्टर यहाँ मौजूद है जिसे हम लैट यहाँ कहा हुआ है। तो एक तरह से इसी डाटा को आप लैच कर लेगा, यानी कि इसी पोर्ट रजिस्टर के साथ ये कनेक्टेड होगा। तो आपने कोई अगर वैल्यू राइट करनी है पोर्ट के ऊपर तो पहले इसमें जाकर राइट हो जाएगी, इसमें जाकर राइट हो जाएगी, फिर यहाँ से वो आगे पिन के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हमने जो एग्जांपल्स की थी उसमें हम पोर्ट ही इस्तेमाल कर रहे थे। आपको लैट इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे कि ज़्यादा सेफ क्या होता है। मैं आपको इंशाल्लाह ये चीज़ दोबारा रिपीट करूँगा कि जब आपने कोई चीज़ रीड करनी है तो आप उसके लिए पोर्ट इस्तेमाल करें और कोई चीज़ राइट करनी है तो उसके लिए लैट इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर अगर आपने रीड और राइट दोनों करने, इसको कहते हैं रीड मॉडिफाई राइट, यानी आपने पोर्ट से कोई डाटा रीड करना है और उसके ऊपर बेस के ऊपर फैसला करके आपने पोर्ट की वैल्यू को चेंज करना है। उसके लिए खास तौर पर ये लैट को हम इस्तेमाल करेंगे। वी विल सी इंशाल्लाह इन दी कमिंग एग्जांपल, राइट। सो reading port A register reads the status of the pins, whereas writing to it will write to the port latch। यही हमने बात की है कि जब आप पोर्ट ए को रीड करेंगे, इफ यू रीडिंग थ्रू पोर्ट ए तो वो पोर्ट ए को ही रीड करेगा, जो पिन है उनको रीड करेगा। और जब लेकिन अगर आप पोर्ट ए पर राइट करें तो राइट एक डायरेक्टली पोर्ट ए पर नहीं करेगा बल्कि लैच पर राइट करेगा, ठीक है। पहले लैच पर राइट करेगा फिर उसके बाद वो पोर्ट पर चला जाएगा। द डाटा लैच रजिस्टर इज ऑल्सो मेमोरी मैप्ड। ये रीड मॉडिफाई राइट का हम चला बात करेंगे ये क्या होता है, और इसमें लैट का काम जो है वो ज़्यादा होता है, लैट ए लैट बी तमाम पिन के हवाले से, राइट। सो इसके हम इंशाल्लाह एग्जांपल देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझ में आएगा। ट्रिस का जैसे हमें मालूम है कि वो डायरेक्शन सेट करने के लिए होता है। तो अगर आपने उसको एज ए डिजिटल इनपुट इस्तेमाल करना है या एनालॉग इनपुट, उन दोनों के लिए आपको ट्रिस की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो इसको इंशाल्लाह दोबारा कवर करेंगे जब हम एनालॉग
इनपुट्स की तरफ आएंगे। फिलहाल ये कि अगर आपने डिजिटल इनपुट्स की बात कर रहे हैं, अगर आपने डिजिटल इनपुट लेना है या आउटपुट देना है, उसके लिए फिर सेट करेंगे करता है उसका डायरेक्शन, राइट। ये इसका थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम है, थोड़ा सा ये डिटेल है, मैं इसमें भी नहीं जाऊँगा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू राइट नाउ। तो ये आपके पास पोर्ट ए की बात कर रहे हैं, नाउ वी टॉकिंग अबाउट पोर्ट ए। पोर्ट ए में आपके पास ये 7 पिन आपके पास मौजूद है, आपके पास A18F452 में RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 और RA6, और इनके मल्टीपल जो फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन है। फिलहाल हम सिर्फ एज ए डिजिटल आईओ के हवाले से इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो ये वो रजिस्टर्स हैं जो कि पोर्ट ए के साथ मुंसलिक हैं। पोर्ट ए हमने बात की, उसकी जो लैच रजिस्टर और फिस, और उसके बाद एडकॉन। एडकॉन में क्या होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था, एडकॉन में आप ये सेट करते हैं कि इसको आपने एज अ डिजिटल इस्तेमाल करना है आईओ के लिए या एनालॉग के लिए इस्तेमाल करना है, ये हम एडकॉन मन में सेट करते हैं, ठीक है। तो हर इस तरह आपके पास डाटा शीट में हर पोर्ट के साथ आपके पास वो तमाम मुंसलिक रजिस्टर्स भी यहाँ पर दे देते हैं, एस एफ आर्स कहना चाहिए, वो एस एफ आर दे देते हैं जो कि इसके साथ मुंसलिक हैं, जिसको आपको तब्दीली करके इसके डिफरेंट फीचर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अब पोर्ट के हवाले से हम देख लेते हैं कि पोर्ट में चक्कर क्या है। अब आप देखें, जो हमने कोड हमने लास्ट टाइम क्लास में देखा था, ये वही प्रोजेक्ट है जो मैंने लास्ट टाइम क्लास में खोला था। तो अब देखें आप एडकॉन में हमने क्या किया, एडकॉन में हमने ऑल पिन्स टू बी यूज एज डिजिटल आईओ। अगर आपको याद नहीं है कि कैसे करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में देखिए कि एडकॉन 1 का क्या काम होता है। तो इस से हम ये डिफाइन कर रहे हैं, इस आखिरी जो हमने 111 लिखा है, इस समय ये डिफाइन कर रहे हैं कि पोर्ट ए जो है उसको हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल आईओ के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके जो एडिशनल फंक्शन जो कि यहाँ पर मेंशन है वो फंक्शन हम फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो ये एनालॉग इनपुट या वीएफएस वगैरह के लिए उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज ए डिजिटल आईओ इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद हमने पोर्ट बी के ऊपर कुछ राइट किया था, फिर डिले किया था, फिर पोर्ट बी पर राइट किया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम पोर्ट बी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्विच में डाला है। अगर स्विच में पोर्ट बी को डाला है, इसका मतलब आप पोर्ट बी से वैल्यू को रीड कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई फैसला करना है। पोर्ट बी से वैल्यू आपने रीड की, अगर वैल्यू 0 है तो आप उसको 1 कर रहे हैं, 1 1 सब कर रहे हैं, अगर 1 थी तो 1 1 थी सारे, तो उसको 0 कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा ही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा बेहतर है कि आप जब जब आपने पोर्ट पे कुछ राइट करना हो तो आप पोर्ट बी की जगह लैट बी इस्तेमाल करें। यानी हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमने राइट करना है। लेट्स से मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको प्रूव करने के लिए। चलिए पहले इसको हम चला के देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसको मैंने बिल्ड कर लिया, ये है बेसिक 2 प्रोजेक्ट। तो इसकी मैं यहाँ पर जाके एक्स फाइल में इसका एक मिनट ठहरिए, मैं इसकी इसकी पिछली फ्रिक्वेंसी चेंज की थी, यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। प्रोजेक्ट, एडिट प्रोजेक्ट, और फिर मैंने उसको वहाँ पर मैंने फिलहाल 20 मेगाहर्ट्ज़ का लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी 20 कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल राइट, सो बिल्ड, और यहाँ पर मैंने क्रिस्टल 20 का लगाया हुआ है, यहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज़ के लिए सेट किया हुआ है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी बेसिक 2 का प्रोजेक्ट, राइट। तो लेट्स सी, ठीक है। तो सो दिस इज वर्किंग फाइन, राइट। तो ये अब यहाँ पर ये टिकट करना शुरू कर देगा, राइट। so this is working fine. What I'm trying to convey to you is that जब आपको राइट करना हो पोर्ट के ऊपर तो आप पोर्ट भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम चलेगा, लेकिन इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इस्तेमाल करें लैट भी, क्योंकि यहाँ पर भी लैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ आप राइट कर रहे हैं, लैट भी। और जैसा यहाँ पर हम पोर्ट को फ्लिप कर रहे हैं, यहाँ पर पोर्ट, यहाँ पर भी मैं इसको लैट कर देता हूँ, लैट भी, और यहाँ पर लैट भी। और लेकिन यहाँ मैंने पोर्ट बी पे भी राइट किया हुआ है, तो इससे आपका अभी फिलहाल ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले हम इसको जला के देख लें कि क्या सिर्फ ये हमारे प्रोजेक्ट में कोई फर्क पड़ेगा। मैं ऐसे करता हूँ कि एक तो पहले इसकी सिमुलेशन मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दी है, और जो मेरे पास बेसिक 2 क्या है इसमें मैं पुरानी हेक्स फाइल को डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे श्योर हो कि भाई मैं नई हेक्स फाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और लेट मी बिल्ड दिस नाउ। इस प्रोजेक्ट को हमने बिल्ड किया, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब यहाँ पर नई हेक्स फाइल जनरेट हो गई। यहाँ पर लेट मी जस्ट बर्न दिस ऑन टू दिस माइक्रो कंट्रोलर। ये यहीं पर पहले से लिंक्ड है, पाथ उसके पास गिवन है। ओके करेंगे एंड देन लेट्स रन।
तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज बिफोर। सो कहने का मकसद क्या कि इसमें आपके पास लैट इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लैट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ फ़र्क पड़ सकता है, वो इंशाल्लाह डिटेल में जब वक्त आएगा तो दोबारा भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक कमांड होती है जिसे कहते हैं रीड मॉडिफाई राइट। ये एक कमांड है जिसमें रीड मॉडिफाई राइट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आप पोर्ट को रीड कर रहे हैं, आपने पोर्ट को रीड कर रहे हैं कि पोर्ट पे अभी करंटली वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, उसको आप इन्वर्ट करें। देखिए, आपने पोर्ट को रीड किया, जो वैल्यू आ रही है उसको आपने मॉडिफाई कर रहे हैं, सुनिए, इसको इन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसी पोर्ट पे वापस राइट कर रहे हैं। तो खास तौर पर इस तरह की कमांड्स के लिए लैट भी इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि वरना उसमें थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। वो इश्यूज इंशाल्लाह कभी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम उसको डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको भी सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपने अगर रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशन करें उसमें आप डेफिनेटली लैट भी इस्तेमाल करें। लेकिन जनरली एज ए रूल ऑफ थम, अगर आप जहां भी आपने राइट करना है वहां पर आप लैट इस्तेमाल कर लें, जहां रीड करना है वहां पोर्ट भी इस्तेमाल कर लें, तो आपकी लाइफ विल बी गुड। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से रीड करने के लिए भी आप लैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट वैल्यू होगी उसी वक्त करंट वैल्यू। इसमें इसमें क्या फर्क है, आई हैव टू लुक दिस अप राइट। लेकिन फिलहाल टू बी ऑन द सेफ साइड, जब आपने रीड करना हो तो पोर्ट से रीड करें ताकि आपके पास डायरेक्टली पिन का डाटा आ जाए, और जब राइट करना हो तो आप लैट भी इस्तेमाल करें। और लैट भी उस वक्त इस्तेमाल करें स्पेशली जब आपने रीड मॉडिफाई राइट ऑपरेशन करने हैं, राइट। सो ये हमने देख ली है पोर्ट ए, ठीक है। अब पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी में क्या फ़र्क है इनके इस्तेमाल में, वैसा ही इनके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए फिलहाल मैं इनकी पोर्ट बी सी डी को डायरेक्टली हैंडल नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको जब हम इनके स्पेशल फीचर्स देखेंगे तब हम इनको हैंडल करेंगे। सो आई एम गोना जंप टू टाइमर राइट नाउ। तो आप टाइमर जैसे आपने 8051 में देखा था टाइमर, यहाँ पर भी टाइमर जो है वो तकरीबन वैसा का वैसा है, राइट। तो इसमें टाइमर में क्या आपके पास चीज़ है, टाइमर जीरो मॉड्यूल हैज द फॉलोइंग फीचर्स। आप टाइमर जीरो की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इज एक्टिवेबल एज एन 8 बिट और 16 बिट टाइमर काउंटर। तो ये आपके पास 8 बिट का भी इसको कर सकते हैं, 16 बिट का भी कर सकते हैं, इसमें दोनों आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। रीडेबल एंड राइटेबल डेडिकेटेड 8 बिट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल प्री स्केलर। आपको याद होगा कि जो प्री स्केलर 8051 में था वो, या उसको उसको चला जाता है आप नहीं, बल्कि इसमें इसमें आपके पास जो है 8 बिट का डेडिकेटेड प्री स्केलर है। यानी कि आपको इसको इसको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं। दिस इज नॉट शेयर्ड प्री स्केलर, ये इसके साथ डेडिकेटेड है। क्लॉक सोर्स सेलेक्टेबल टू इंटरनल और एक्सटर्नल, वो हम देखेंगे। जब आप इंटरनल क्लॉक पे चलेंगे तो आपका एज ए टाइमर चलेगा, और जब आप एक्सटर्नल है इसको उसकी सेटिंग कर देंगे तो वो एक्सटर्नल क्लॉक या जिसे काउंटर कहते हैं, काउंटर मोड में चला जाएगा, ठीक है। और ये इसका जिस तरह टी कॉन रजिस्टर था 8051 में, इसमें भी जो है वो टी कॉन रजिस्टर है, जिसे टी जीरो कॉन, क्या हम टाइमर जीरो के लिए खास तौर पर एक कंट्रोल रजिस्टर है जिसे टी जीरो कॉन कहते हैं, ठीक है। और इसके 8 बिट हैं, ये इसका ई एस एफ आर है जो कि टाइमर जीरो के डिफरेंट फीचर्स को कंट्रोल करता है। तो ये पहली बिट है, ये जो 7th बिट है ये है टाइमर ऑन, यानी कि इसको आप टाइमर ऑन या टाइमर ऑफ करने के इस्तेमाल करेंगे। T08 बिट, ये वो बिट है जो कि कंट्रोल करेगी कि आपने टाइमर जीरो को एज एन 8 बिट इस्तेमाल करना है या एज ए 16 बिट मोड में इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद अगली बिट है T0CS क्लॉक सोर्स। क्लॉक सोर्स यानी कि आपने इंटरनल, जैसे हम नॉर्मली टाइमर को चलाते हैं वैसे आपने इंटरनल क्लॉक से चलाना है, या आपने एक्सटर्नल जो पिन के ऊपर आपने कोई आपने काउंटिंग करनी है, या आपने एक्सटर्नल क्लॉक क्लॉक जो है उसको काउंट करना है, उसके लिए आप ये इस बिट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपने एक्सटर्नल क्लॉक को सिलेक्ट किया है, आप तो T0 की जो क्लॉक पिन अगर आपने उसको सेलेक्ट किया है, तो उसकी जो जो उसकी जो ट्रांजिशन है वो हाई टू लो या लो टू हाई के ऊपर आप देखेंगे। तो ये सोर्स एज यानी कि एज पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज, ये उसकी डिस्टिंक्शन के लिए, उसकी सेटिंग के लिए। और उसके बाद फाइनल आपके पास ये प्री स्केलर, वन करेंगे तो प्री स्केलर आपका साइन नहीं होगा और वो 1 by 1 पे चलेगा, यानी कि आपकी जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी मशीन साइकिल, उसी मशीन साइकिल पे ये क्लॉक चलेगी, आपका टाइमर चलेगा। और अगर आपने प्री स्केलर सेट किया हुआ है तो उसकी वैल्यू के ऊपर आखिरी जो 3 बिट्स हैं, ये आखिरी 3 बिट, ये टाइमर ये आपके पास प्री स्केलर की वैल्यू डिफाइन कर रही है। 0 0 का मतलब 1/1 1 1 is to 2, और 1 1 1 का मतलब 1 is to 256, तो ये उसको इतनी फ्रिक्वेंसी इतने नंबर से डिवाइड कर देगा फर्दर। इसका मकसद क्या होता है प्री स्केलर का,
कि आप टाइमर को स्लो काउंट करेंगे। जो जस्ट एज अ रिमाइंडर, अगर आपको याद हो, हमने जो उसको देखा था, अ, आप हमने एग्जाम्पल में देखा था कि आपके पास अगर पिन के ऊपर अगर आपके पास आई एम सॉरी, आपने जो क्रिस्टल लगाया हुआ है, अगर आपने क्रिस्टल जितनी भी फ्रिक्वेंसी का लगाया हुआ है, जैसे 20 मेगाहर्ट्ज का लगाया हुआ है, 20 मेगाहर्ट्ज का लगाया हुआ है, तो आपके पास ये क्लॉक साइकिल है, तो उस क्लॉक साइकिल से जो मशीन साइकिल बनता है वो आपके पास इंटरनल 1/4 है, आपके यहाँ पे 18F452 में। 1/4 का मतलब ये, लेट्स से यहाँ पर आपके पास 5 मेगाहर्ट्ज पे आ जाएगा, ठीक है, फाइव मेगाहर्ट्ज। 5 मेगाहर्ट्ज पे आपका आपके तमाम जो है वो इंस्ट्रक्शन चलेंगी। आप इस 5 मेगाहर्ट्ज की वजह से आप अगर प्री स्केलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपने इसको यहाँ ये वैल्यू से सेट की हुई, प्री स्केलर नॉट असाइन, तो आपका हर 1/5 मेगा जो है वो कितना हो जाएगा, हम देख लेते हैं। 1/5 मेगा, 5 एक्सपोनेंशियल 6, ठीक है। इसको अगर हम इन्वर्स कर लें तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4 5 6, यानी कि 0.2 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो उतनी देर में आपके पास मोटर प्रोसेस ऐसे ही है। हाँ, तो और आपके पास ये इसका टाइम पीरियड है, तो उसमें आपका जो है वो क्लॉक आपका टाइमर इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसकी प्री स्केलर की कोई वैल्यू सेट कर दी है तो वो उस पर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर मैं प्री स्केलर की वैल्यू को ये सेट कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि वो टाइम पीरियड इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, या फिर फ्रिक्वेंसी हाफ हो जाएगी, राइट। अभी अजान हो रही है, मैं जरा इसको पॉज करके अब स्टार्ट करें। वेलकम बैक क्लास। आपको एक चीज़ मैंने यहाँ पर एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये कि मैंने आपको जो पिछले मतलब से 2 लेक्चर पहले आपको मैंने टाइमर ज़ीरो के बारे में बताया था, वो 16F के बारे में। ये मैंने डेट शीट खोली हुई है, 16F877, ठीक है। 16F877 में अगर आप टाइमर में जाएँ, तो यहाँ पर आपको टाइमर ज़ीरो में जाए तो वो आपको बताएगा कि ये देखें, prescaler is mutually exclusive and shared between timer 0 मॉड्यूल एंड वॉचडॉग टाइमर। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो प्रीस्केलर है इसमें वो टाइमर 0 और वॉचडॉग टाइमर दोनों के बीच में शेयर्ड है, यानी कि वो एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये आपका दिस वाज 16F, ठीक है, दिस इज 16F877। लेकिन 18F के अंदर फर्क ये है कि 18F के अंदर जो है वो टाइमर एक्सक्लूसिव है, सॉरी, जो पी स्केलर है वो टाइमर जीरो के साथ एक्सक्लूसिव है, यानी कि ये वॉचडॉग टाइमर के साथ शेयर नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। उसके हिसाब से फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि टी कॉन की सेटिंग में चेंज हो जाएगी आपके यहाँ पर, जो टी जीरो कॉन है और उसमें जो है उसकी सेटिंग में थोड़ा सा फर्क होगा। तो इसलिए आपने एक्चुअल सेटिंग करने के लिए आपने ये देखना है कि आपने, जैसे मैं आपको बताया, जब भी आपने कोई मॉड्यूल इस्तेमाल करना है तो चाहे टाइमर जीरो इसका है, 18F का है या 16F का है, आपने पहले उसकी डाटा शीट खोल कर देखना है कि इसमें कौन से इसके मेजर रजिस्टर्स हैं, कौन से इनके SFRs हैं और उनकी क्या सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी इसको चलाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको ये करा दूँ कि अच्छा आप 16 में क्या था, 18 में क्या था, दीज आर नॉट, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि आपको याद रखनी जरूरत है, मुझे इनमें से कोई भी चीज़ याद नहीं है। मैंने 18F452 पे भी काम किया हुआ है, 16F877 पे भी काम किया हुआ है, 8051 पे भी काम किया हुआ है, और मैं कभी भी बगैर देखे किसी कंट्रोलर पे काम नहीं करता। मैं जब भी किसी कंट्रोलर पे काम करना होता है सबसे पहले मैं उसकी डाटा शीट खोलता हूँ, मुझे पता है टाइमर इस्तेमाल करना है तो मैं टाइमर पे जाऊँगा, देखूंगा इसके कौन से SFRs हैं, क्या सेटिंग करनी है, और दिस इज वेयर यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप इंजीनियर और इंजीनियर का काम ही यही है कि उसने प्रॉब्लम्स को जो रिसोर्सेज को देकर उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट। सो आपने हमने अभी क्या बात की कि आपके पास जो टाइमर जीरो की बात करें, टाइमर जीरो में आपके पास जो टी जीरो कॉन रजिस्टर है, जो उसकी सेटिंग्स हैं वो 16F में और 18F में थोड़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इसमें प्री स्केलर्स का डेडिकेटेड है और उसमें प्री स्केलर 16F में डेडिकेटेड नहीं है। उसमें क्या सेटिंग होगी 16F की हम देख चुके हैं, 18F की आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द मेन SFR फॉर टाइमर जीरो। तो अब टाइमर जीरो में और क्या चीज़ है, ये टाइमर जीरो के दो मोड हैं, ठीक है। टाइमर जीरो 8 बिट में भी काम कर सकता है और टाइमर जीरो 16 बिट में भी काम कर सकता है। और ये हमें यहाँ पर ही देखेंगे, ये इस बिट से सेट होगा, T0 8 बिट। अगर ये 1 होगा तो ये 8 बिट का होगा और 0 होगा तो 16 बिट का होगा। ये मैंने थोड़ा सा इसका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है कि ये 16 बिट और 8 बिट में क्या कैसे काम करेगा, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, मे बी इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। ये आपकी पेन है,
ये आपके पास जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय 4 आ रही है, और ये आपके पास सिलेक्ट करेगी एज को, ये टी ओ एस ई जो है वो सोर्स एज सिलेक्ट करेगी। तो आपने सोर्स कौन सी लेनी है, आपने पिन से लेनी है सोर्स, यानी क्लॉक जो है आपका टाइमर किस पे काउंट करेगा, पिन पे काउंट करेगा या फ्रिक्वेंसी पे काउंट करेगा, ये मल्टीप्लेक्सर इसको सिलेक्ट कर रहा है। और उसको कौन सी एस एफ आर, कौन सा बटन, कौन सा स्विच इसको सेलेक्ट करता है, वो टी जो सी एस। ये कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ देखिए, ये आपको इससे आपको पता चलेगा कि आपने इंटरनल क्लॉक्स के ऊपर काउंटिंग करनी है या एक्सटर्नल पिन के ऊपर करनी है, तो वो यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद आपने पीस के लेना है कि नहीं लेना, ये वाला पाथ, इसका मतलब है पीस के नहीं लेना है, इस पाथ का मतलब है पीस के लेना है, यहाँ पर एक मार्क्स लगा हुआ है, और ये वो सिलेक्शन है जो कि बताइए कि पीस के लेना है या नहीं लेना। ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम मैं आपको अभी अभी बताऊंगा कि इसमें 2 साइकिल का डिले आता है बिल्कुल सी। और फिर उसके बाद ये आपके पास काउंटिंग होती है यहाँ पर टाइमर 0 एल में, ये 8 बिट में होता है, और 16 बिट में जो है वो टाइमर 0 एल और टाइमर 0 एच दोनों में होता है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, वो इतनी इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं, इंशाल्लाह हैंडल इट व्हेन वी रीच दैट पार्ट, राइट। सो okay, now coming back to the formal definition of timer zero. Timer zero mode is selected by clearing T0CS bit, यानी इसको अगर आप क्लियर करेंगे तो ये टाइमर मोड में चलेगा, अगर इसको सेट करेंगे तो ये काउंटर मोड में चलेगा, यानी एक्सटर्नल पिन की इवेंट्स को काउंट करेगा। In timer mode, the timer zero module will increment every instruction cycle without p scaler. ठीक है, तो अगर आपने टाइमर मोड सेलेक्ट किया हुआ है और आपने पी स्केलर सेलेक्ट नहीं किया हुआ, पी स्केलर को आपने बाईपास किया हुआ है, तो आपके पास ये हर इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर चलेगा, यानी कि अगर आपने जो भी आपने आपने क्लॉक लगाई हुई है उसको डिवाइड बाय 4, इसको डिवाइड बाय 4 के ऊपर ये इंक्रीमेंट करेगा, राइट। ये एक पॉइंट है जो कि मैंने आपसे कहा था, ये जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इंटरनल, ये 2 साइकिल का डिले, ये क्या होता है ये है कि इसके अंदर इसके अंदर एक फीचर है, फीचर तो नहीं कहना चाहिए, इसका एक डिज़ाइन डिज़ाइन मैन्युफैक्चर डिज़ाइन ये है कि जब आप टाइमर, जिस तरह आप 8051 में टाइमर में वैल्यू राइट करते हैं ना, तो जब आप इसमें वैल्यू राइट करेंगे ना, तो इफ टी एम एल 0 एल टी एम आर 0 एल रजिस्टर इज रिटन, the increment is inhibited for the following 2 instruction cycles. The user can work around this by writing an adjusted value to the TMR0L register. इसका मतलब क्या कि आप, हमें मालूम है कि हम टाइमर को कैसे चलाते हैं, कि हमें जहाँ से चलाना हो हम टाइमर 0L में वो उसकी उसकी वैल्यू हम लोड करते हैं और उसको फिर हम चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब टाइमर 0L में जब आप वैल्यू राइट करेंगे तो उसके बाद जो है वो 2 साइकिल तक, यानी 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल तक वो काउंट नहीं करेगा, यानी आपने जब राइट किया उसके बाद आपने टाइमर स्टार्ट अगर हुआ है पहले से, आपने इस पर राइट कर दिया तो फॉरन काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेगा, 2 मशीन साइकिल का डिले आएगा। तो इसको अगर आपके लिए मिसाल के तौर पर अगर हमने 20 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक लगाई हुई है, तो 2 मशीन साइकिल जो है वो बहुत, एक मशीन साइकिल जो है तकरीबन 50 माइक्रो सेकंड बनेगा। तो अगर आपके लिए ये डिले इंपॉर्टेंस रखता है इतना छोटा, तब आप उसको केटर करेंगे। कैसे केटर करेंगे कि आपने जितना काउंट चलाना है उससे 2 आप माइनस कर दें, ताकि आपके 2 काउंट आपके एक्स्ट्रा चलते हैं, ठीक है। तो इसको आप वर्क अराउंड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, इफ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपने कोई बड़ा डिले देना है तो उसमें ये कपल ऑफ माइक्रो सेकंड, यानी ये 50-100 माइक्रो सेकंड का आपको इतना नुकसान नहीं होगा। So this depends. If you are very serious about the delay that you're making, then you make sure कि आप इसको कैटर करें, नहीं तो उसको छोड़ दें। Counter mode is selected by selecting T0CS bit. In counter mode, timer 0 will increment either on every rising or falling edge. तो ये मैंने यहाँ बता दिया कि T0CS bit अगर आपने सेट की हुई है तो आप एक्सटर्नल इवेंट्स को काउंट करेंगे, ठीक है। और उसकी एज जो है वो हमने देख ली कि ये एक्सटर्नल इवेंट की एज कैसे सेलेक्ट होगी, सारे के सारे यहाँ पर इसकी एज सेलेक्ट कैसे होगी, और ये आपने इसको एज अ टाइमर लेना है या एज अ काउंटर लेना है। सो दिस इज नथिंग डिफरेंट जो हमने पहले देख चुके हैं, सो भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ये पी एस ए जो आपके पास एस एफ आर के अंदर पी एस ए बिट जो है वो सेलेक्ट करती है कि आपने पी स्केलर को असाइन करना है टाइमर को कि नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है 1/1, 1:2, 1:4, 1:2, 256। अगर नहीं करेंगे तो वो 1/1 के ऊपर ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक इसमें फाइनल चीज़ बिफोर वी स्टार्ट द एग्जाम्पल इसके, ऑलराइट, ये वही चीज़ है आपके पास कि जब आप टाइमर 0 को आपने 8 बिट में सेलेक्ट किया हुआ है तो वो एफ एफ पे जाके ओवरफ्लो कर जाएगा, एफ एफ के ऊपर जाएगा, और अगर हमने 16 बिट में किया हुआ है तो एफ एफ के बाद जाके ओवरफ्लो करेगा, ठीक है।
और उसके ओवर बिट हमें पता ही है टाइमर TMR0IF, ये बिट को सेट करेगा जिसे हमें मैनुअली क्लियर करना पड़ेगा। ओके, हम इसको ये इंटरप्ट को हम ये करते हैं मास्क कर सकते हैं, यानी कि हम इसको बता सकते हैं कि इंटरप्ट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, ये टाइमर 0IE इंटरप्ट इनेबल बिट जो है वो इसको इंटरप्ट को इनेबल करेगी, और ये इसकी फ्लैग बिट है जो कि सेट होती है एट एवरी ओवरफ्लो, राइट। तो अभी हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल में देखेंगे, और साथ साथ हम ट्रेड शीट को खोल के देखेंगे, तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। आज एक चीज़ उन्होंने एक फीचर है इसके अंदर जो डाला हुआ है टाइमर 0S के हवाले से, वो क्या है? A write to the high byte of timer 0 must also take place through timer 0H buffer register. Timer 0 high byte is updated with the contents of timer 0H when a write occurs to timer 0L. This allows all 16 bits of timer 0 to be updated at once. ये क्या कह रहे हैं? ये जो फ्रेंच में लिखा हुआ है यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि ये 16 बिट का जो आपने कर दिया है, ठीक है, आपने 16 बिट का अगर आपने वैल्यू लोड करनी है, तो हमारे पास तो सिस्टम 8 बिट का आर्किटेक्चर है, तो आप दो इंस्ट्रक्शन में करेंगे ना। पहले आप टाइमर 0 में वैल्यू लोड करेंगे, सॉरी एल में लोड करेंगे, फिर एच में करेंगे, जैसे हम पहले उसमें करते थे 8051। तो आप जब इसमें एल में लोड करेंगे, और तो वो कह रहे हैं कि आप जब एच में लोड कर लें वैल्यू, तो बेसिकली वो एच के टाइमर के अंदर वैल्यू लोड नहीं होगी, वो एक बफर के अंदर लोड हो जाएगी। और जब आप टाइमर 0L की वैल्यू राइट करेंगे, तो उसी साइकिल में वो इस बफर से वैल्यू उठाकर एच में भी राइट कर देगा। वजह क्या है इसकी? ताकि एक ही साइकिल में दोनों टाइमर 0L और टाइमर 0H में जो वैल्यू राइट हो वो एक ही साइकिल में हो, ताकि ये ना हो कि आपने एक में वैल्यू डाल दी और वो काउंटिंग स्टार्ट हो गई उससे। तो इसको केटर करने के लिए कि क्योंकि ये दो साइकिल लेगा इसको राइट करने के लिए, पहले हम किसी टाइमर 0H में वैल्यू डाली, फिर टाइमर 0L में डाली, तो ये दो सेकंड लेगा डालने में। तो ये जब आप टाइमर 0H में आपने वैल्यू डाल दी है और आपने एल में नहीं डाली है, तो उस वक्त तक यहाँ वैल्यू राइट नहीं होगी। जिस वक्त आप एल में वैल्यू राइट करेंगे, उस वक्त एच वाली वैल्यू भी डायरेक्टली यहाँ कॉपी हो जाएगी थ्रू द बफर। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करेंगे जैसे जैसे करते हैं प्रोग्राम में, आप टाइमर 0H में और एल में वैल्यू राइट करेंगे, लेकिन पहले एच में राइट करें, फिर बाद में एल में करें, ताकि वो एच की वैल्यू बफर में सेव हो जाए। जब आप एल में राइट करेंगे, तो एच की वैल्यू भी जो है इसमें एच में यहाँ पर एक्चुअल टाइमर रजिस्टर में सेव हो जाएगी। तो ये इसका एक एडिशनल फीचर है जो कि प्रिसीजन को बढ़ाता है बेसिकली। और ये टाइमर 0 से मुंसलिक तमाम के तमाम जो रजिस्टर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको मेंशन है। इंटकॉन जो कि इंटरप्ट के लिए होते हैं। आज हम इंटरप्ट को नहीं देखेंगे, आज हम टाइमर जो चलाएंगे वो विदाउट इंटरप्ट चलाएंगे। तो टाइमर विद इंटरप्ट के लिए ये होगा। अभी हम सिर्फ हमारे लिए मेन आज की क्लास के लिए आपके पास वो टाइमर 0L, टाइमर 0H, ये आपके पास SFRs हैं, और टीकॉन यानी कि जो टाइमर का कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। इसका एक मैंने छोटा सा कोड आपके लिए बनाया हुआ है। लेट मी जस्ट ओपन दैट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, और एक टाइमर का छोटा सा प्रोजेक्ट आपके लिए बनाया यहाँ पर मैंने। ये प्रोजेक्ट में मैंने आपको इसकी सेटिंग दिखा दूँ, अगर एडिट प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये 18452 के ऊपर है, जो 20 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये इसके मेन फीचर है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ जैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें हम चाह रहे हैं कि एक एलईडी आपकी इसमें एक एलईडी आपके पास ऑन हो जाए, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पहले ये ऑन, एक सेकंड के बाद ये एलईडी ऑन हो जाए, फिर एक सेकंड के बाद ये ऑन हो जाए, एक सेकंड के बाद ये ऑन हो जाए, और जो जब एक एलईडी ऑन हो तो पिछली ऑफ हो जाए, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि बारी बारी एक एलईडी ऑन हो जाए, यहाँ से यहाँ तक, जब आखिरी एलईडी ऑन हो उसके बाद ये घूम के दोबारा फिर ये एलईडी ऑन हो जाए एक सेकंड के बाद। हर एक सेकंड के बाद एक एक एलईडी बारी बारी ऑन हो, ये हमारा इस कोड का मकसद है। सो लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कोड। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपने ट्रिप्स बी यानी अपनी पोर्ट बी पे हमने कनेक्ट किया हुआ, यानी कि पोर्ट बी पे हमने तमाम एलईडीज कनेक्ट की हुई, तो पोर्ट बी को हमने एज आउटपुट कर दिया, ट्रिप्स में इसका डायरेक्शन सेट कर दिया, और ये मैंने लैच बी यानी कि मैं आउटपुट के ऊपर मैंने 01 भेज दिया, यानी कि हेक्स 01 यानी कि एक बिट को 1 कर दिया एलएचबी को, एलएचबी की सिंगल, और बाकी सबको 0। यानी कि अगर मैंने अभी यहाँ पर देखें, मैंने इसका थोड़ा डिजाइन में चेंज किया इस तरह से कि यहाँ पर ए जो है, यानी कि आप माइक्रो कंट्रोलर सोर्स कर रहा है, यानी कि अगर जब एलएचबी आपकी आरबी 0, अभी मैंने एलएचबी ऑन की हुई है ना, तो इसका मतलब है अगर जब मैं सिस्टम को चलाऊंगा तो ये पहले ये ए एलईडी ऑन होनी चाहिए, बाकी सारी ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टी कॉन की वैल्यू है 07। तो 07 से क्या होता है, अभी हम टी कॉन खोल के देख लेते हैं। इसको 16 वाले में बंद कर रहा हूँ। टी कॉन किधर गया, टी कॉन को हम खोल के देख लेते हैं। टी कॉन में क्या है कि आप अगर टी कॉन में देखिए कि आखिरी बिट जो है
आखिरी 3 बिट 1 है, 7 है, आखिरी 3 बिट 1 है और बाकी सारी 0 है। 7 यानी कि ये 3 बिट 1 है और बाकी सारी के सारी 0 है। ये 0 होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टाइमर अभी ऑन नहीं, टाइमर स्टॉप है। ये वाली बिट 0 है, इसका क्या मतलब है कि आपको इसको एज ए 16 बिट टाइमर इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 बिट इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये वाली बिट 0 है, इसका क्या मतलब है? T0CS 0, इसका मतलब है कि आप इंटरनेट क्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं काउंट करने के लिए। आप ट्रांजिशन यानी कि एक्सटर्नल इवेंट्स काउंट नहीं कर रहे, आप इंटरनल क्लॉक एक ही को काउंट, मतलब इंटरनल जो आपकी मशीन साइकिल है उसको आप काउंट काउंट करेंगे। या T0CS हो गया। T0SE तो आपकी उसी वक्त काम आती है जब आपने एक्सटर्नल, अगर आपने इवेंट को सिलेक्ट किया हुआ है एज अ काउंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कौन सी एज के ऊपर करेंगे, तो वो भी 0 है, तो इसकी फिलहाल हमें तो उसका जरूरत भी नहीं। मेरा मेरा PSA जो है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब है कि टाइमर का पीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टाइमर का पीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आगे 3 जो वैल्यू है वो पीस कलर की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो अगर तीनों 1 है, इसका मतलब है कि आपका पीस कलर की वैल्यू है 1:256। इसका मतलब है कि जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है मैं उसको 256 पर डिवाइड कर रहा हूँ। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास मैंने 20 मेगाहर्ट्ज का लगाया हुआ है, ठीक है, 20 मेगाहर्ट्ज का मेरे पास यहाँ से आ रहे 20 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 20 मेगाहर्ट्ज आ रहे हैं। अब मेरे पास जो मशीन साइकिल है वो डिवाइड बाय 4 होगा, ठीक है, वो उसको मैं इसको डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 5 मेगाहर्ट्ज आ गया। अब 5 मेगाहर्ट्ज को मैं फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ 256 से, यानी कि ये फर्दर जो है 256 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर मेरा मेरा काउंटर चलेगा। ठीक है, उसका टाइम पीरियड मैं इन्वर्स इन्वर्स करके निकाल सकता हूँ। तो इसको अगर मैं कैलकुलेटर से निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर में लेट से मेरे पास 20 एक्सपोनेंशियल 6, 20 मेगाहर्ट्ज, इसको मैंने डिवाइड कर लिया 4 से। ठीक है, तो मेरे पास 5 मेगाहर्ट्ज आ गया। तो इसको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया 256 है, ये जो प्री स्केलर की वैल्यू है। तो मेरे पास इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर मेरा टाइमर इंक्रीमेंट करेगा। अगर ये फ्रिक्वेंसी है तो मेरा टाइम पीरियड क्या होगा? 1/x कर लेते हैं, 1/x कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4 5 6, यानी 51.2 माइक्रोसेकंड, 51.2 माइक्रोसेकंड। तो इसको अगर मैं यहाँ पर इसको ऑफ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये बेसिकली इसके लिए मैं जो वैल्यू सेट सेट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए है किसके लिए? मुझे चाहिए ये मेरे पास जो एक इसमें इसमें जो बनेगा मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टाइमर 1 इंक्रीमेंट इन 51.2 51.2 माइक्रोसेकंड, यानी कि 1 इंक्रीमेंट जो मेरा काउंटर का होगा वो 151.2 माइक्रोसेकंड होगा। अच्छा, अब मुझे चाहिए 1 सेकंड का डिले। ठीक है, 1 सेकंड का डिले, ओहो मैं इसको मिटा दिया, चलो। 1 सेकंड का डिले, अगर 1 सेकंड को मैं डिवाइड कर लूँ मुझे कितना काउंट चाहिए, कितना मैं काउंट करूंगा कि मेरे पास 1 सेकंड बन जाए? तो 1 डिवाइडेड बाय 51.2 माइक्रोसेकंड एक्सपोनेंशियल 6 माइनस। ठीक है, तो मेरे पास ये 19,500 मेरे पास आता है। यानी कि इसको मुझे किससे माइनस करना होगा ना? अब मैं आपको याद है कैसे करते हैं कैलकुलेट? मैं इसको कर लूंगा, यानी कि 65536 में से मैं ये माइनस कर लूंगा। ठीक है, 65536 में से 19 इसको मैं इसका साइन साइन चेंज करता हूँ, साइन इसका चेंज कर दिया निगेट, उसको मैं ऐड करता हूँ 65536 से, 65536। तो मेरे पास ये आ गया, ये नंबर इतने मैंने काउंट करने हैं, 46,000 मैंने काउंट करने हैं। लेट मी सी इफ आई कैन टेक दिस टू द 46,004 को let me just copy this and let me see if I can take it to the programming calculator। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ओहो क्या नंबर था यार, क्या I will have to calculate again। ये मेरे पास था डू दिस, लेकिन यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 1 डिवाइड बाय 51.2 माइक्रोसेकंड। ठीक है, US इज इक्वल टू, पहले ये क्या है हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि एक एक स्टेप हमारे पास सामने आ जाए। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 51.2
2 एक्सपोनेंशियल 6 माइनस, तो ये मेरे पास आ गया 19531.25, 19531.25। लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, यानी कि इतनी मुझे काउंट चाहिए, इतना काउंट मुझे चाहिए। ठीक है, इतना काउंट काउंट मुझे चाहिए, तो मैं इसमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी कि मैं काउंटर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूँगा। दिस इज 65536 माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी मैं वैल्यू माइनस कर ली और इसमें मैं ऐड कर दिया 65536। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 46,00475। सो लेट्स कॉपी दिस, ये मेरे पास आ गया इधर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है हेक्स में। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्स में, तो मैं यहाँ पर आ गया प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर में, और मैं 46004, इसको मैं अगर हेक्स में कन्वर्ट करूँ, मेरे पास आता है B3 B4। देखिए यहाँ पर मैंने, अगर आप देखें यहाँ पर मैंने वैल्यू B3 B4 रखी है, तो इसीलिए रखी है। आपके पास जो हाई में आपके पास 16 बिट की वैल्यू B3 होगी, और जो हाई बाइट है वो B3 होगी, लो बाइट है B4। इससे क्या होगा कि आप स्टार्ट करेंगे और हर 1 सेकंड बाद आप ओवरफ्लो करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इस टाइमर के अंदर बिकॉज ऑफ द प्री स्केलर हमें बड़ी आसानी होगी, और हमने पूरा इतना लंबा 1 सेकंड बड़ी आसानी से जनरेट कर लिया। तो यहाँ तक कि हमें सेटिंग समझ में आ गई कि हमने इसको B3, इसको हमने क्यों किया B3 B4 हमने क्यों किया। तो हमने टाइमर 0h की वैल्यू को पहले लोड किया, और टाइमर 0l की वैल्यू में हमने वैल्यू डाल दी। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, टी कॉन टाइमर 0 ऑन। ठीक है, जो इसकी जो बिट थी आपके पास टाइमर 0 ऑन वाली बिट, टाइमर 0 ऑन, इसको हमने बाय नेम कॉल किया, और इसको हमने वन सेट कर दिया। ये वन सेट कर दिया तो ये ऑन हो गया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अभी इंटरप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम फ्लैग का इंतजार करें। ठीक है, जो इसका इसका फ्लैग इसका इसका जो फ्लैग आता है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो आपकी इंटरप्ट रजिस्टर में मौजूद है। वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंटरप्ट रजिस्टर में। तो आपके पास ये जो इंटरप्ट वाला रजिस्टर है आपके पास, ये देखें, ये इंटकॉन रजिस्टर जो है इसके अंदर ये मौजूद है, इंटकॉन के अंदर मौजूद है। लेकिन लेकिन हम इसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं इसका नाम लेकर। तो हमने क्या किया, इंटकॉन के अंदर टाइमर 0 आई है। ठीक है, इंटकॉन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इंटकॉन के अंदर ये आपके पास बिट मौजूद है जो कि इसका फ्लैग फ्लैग है। ठीक है, तो इंटकॉन के अंदर मैंने क्या किया, इस फ्लैग को मैं वेट, और जब तक ये 0 है मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। ये इनफिनिट मैं लूप में चला गया, इनफिनिट लूपिंग। इसको फ्लैग, इसको कहते हैं पोलिंग। मैं पोल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि फ्लैग कब मेरा 1 होगा। जब 1 होगा तब मैं अगली इंस्ट्रक्शन पे जाऊंगा, और क्या करूंगा कि अब आपने टाइमर को ऑफ कर दिया, और टाइमर की चूंकि जो फ्लैग है जो सेट हुआ था उसको मैंने 0 कर दिया, क्योंकि इसको मैनुअली सेट करना पड़ता है। अब ये एक मैंने काम किया, ये आप लोगों ने खुद देखने के ये हो क्या रहा है। ये मैं पहले इसको आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये क्या कर रहा हूँ, लैट पी को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने इसकी एक बिट को सेट किया था ना, आखिरी बिट को सेट किया था, अब मैं उसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ, अगर मैं ये आखिरी वाली लाइन मिटा दूँ तो इससे होगा क्या। लेट मी जस्ट कट दिस आउट, लेट मी जस्ट कट दिस आउट, और मैं इसको सेव करता हूँ, और आपके पास इसको बिल्ड करके चला के दिखाता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गया और मैंने उसको सेलेक्ट किया, उसका कोड मैंने जो नया मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो है टाइमर 0 टेस्ट। उसकी हेक्स फाइल मैंने उसमें बर्न कर दी, और 20 मेगाहर्ट्ज पर ही है। इसको मैं चलाऊंगा तो ये हर सेकंड के बाद यहाँ शिफ्ट आना चाहिए, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इधर, 1 सेकंड के बाद ये। अब ये क्या है, क्योंकि मैंने इसको 1 सेट किया था और हर सेकंड बाद एक शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये जब यहाँ पर आखिरी पे पहुंचेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये लेफ्ट शिफ्ट होकर बाहर चला जाएगा और सारी लेडीज ऑफ हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि जब ये आखिरी 1 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कोड आपको नजर आ रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है काम, ये आप उसको समझने की कोशिश करें। दिस इज लॉजिक, तो डिजिटल लॉजिक है ये। इसको आप देखें, ये इसको राइट शिफ्ट करके इसको बिट वाइज और करें, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ट्राई टू फिगर दिस आउट। तो आज की एग्जांपल हमने इसको टाइमर को चला कर देखा है। इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा इसी तरह की कुछ और टाइमर रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।